Hello everyone and welcome to you in my YouTube channel, and in today's class we will discuss about the chapter Mughal Empire related to history and class 7th। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर मुग़ल एम्पायर के बारे में जानेंगे। ग्रेट सिक्स मुग़ल्स क्या हैं? मुग़ल साम्राज्य के प्रारंभिक जो मुग़ल शासक माने जाते हैं, 6 मुग़ल शासक माने जाते हैं जिनको ग्रेट 6 मुग़ल्स कहा जाता है। यानी अर्ली जो एम्परर थे, रूलर्स थे मुग़ल शासन के, उनको ग्रेट 6 मुग़ल्स की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। यहाँ पर आपको उन ग्रेट 6 मुग़ल्स के बारे में बताया गया है। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ बाबर, देन हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। यहाँ पर इनका समय काल भी मेंशन किया गया है कि किस समय काल से किस समय काल तक इनका शासनकाल माना जाता है। आपको यह समय काल पता होना चाहिए। 1526 से 1530 तक बाबर का समय काल है। यह हमें बताता है कि इन शासकों ने इतने लंबे समय काल तक भारत में शासन किया था। यानी जो टाइम पीरियड है वो उनकी शासनकाल की अवधि को बताता है। यहाँ आप देखेंगे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बाबर यानी जो पहले मुग़ल एम्परर माने जाते थे, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, भारत में इनको मुग़ल साम्राज्य के शासक के रूप में, प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को भारत में आने का निमंत्रण देने वाले लोदीज़ थे। उससे पहले भारत में लोदीज़ का साम्राज्य था और उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए भारत में बाबर को आमंत्रित किया था। तो भारत में बाबर के आने के बाद बाबर ने लोदी को युद्ध में हरा दिया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1526 में भारत में बाबर का साम्राज्य स्थापित हुआ था। बाबर का जन्म फरगना वैली में हुआ था। फरगना वैली में बाबर का जन्म माना जाता है एंड इन 1483 में इनका जन्म माना जाता है। तजाकिस्तान को उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप किया था। तो इस तरह से बाबर जो थे पहले मुग़ल एम्परर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हम जानेंगे बाबर के बारे में। जैसे कि बाबर जो थे भारत में लोदीज़ के संरक्षण में भारत आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उनका साम्राज्य बहुत सिंपल नहीं रहा। उन्हें बहुत अधिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। बाबर वाज इनवाइट दौलत खान गवर्न ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इब्राहिम लोदी। यहाँ पर आपको हमने भी बताया था कि लोदीज़ के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, और उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा जो थे मेवाड़ के शासक थे, पानीपत में उनके साथ युद्ध हुआ था इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर विन द बैटल। इस युद्ध में बाबर जो थे वो बैटल जीत गए एंड इब्राहिम लोदी किल्ड इन द बैटल, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु उस बैटल में हो गई थी। तो इस तरह से पहला युद्ध जो माना जाता है वो बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। द बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद दूसरा फेज़ आता है बैटल ऑफ खानवा का। राणा सांगा के साथ यह युद्ध हुआ था। राणा सांगा वांटेड टू ओवरथ्रो बाबर। जो राणा सांगा थे वो बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि उनकी नज़र में जो बाबर थे वो एक फॉरेनर थे जो भारत में आकर शासन करना जिन्होंने स्थापित कर दिया था, शुरू कर दिया था। द बैटल ऑफ खानवा वाज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड राजपूत। इस तरह से जो खानवा का युद्ध था वो बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था ऑन 17 मार्च 1527 में। 1527 में यह युद्ध हुआ था। देन बैटल ऑफ घाघरा। उसके बाद तीसरा बैटल आता है बैटल ऑफ घाघरा का। द बैटल ऑफ घाघरा फॉट इन 1529। जो बैटल ऑफ घाघरा था वो 1529 में फॉट हुआ था, ये लड़ा गया था और इसको बिगेस्ट मेजर बैटल माना जाता है मुग़ल एम्पायर का। The force Babur Empire were joined by Indian alliance in battle against Eastern Afghan। यह जो युद्ध हुआ वह अफ़गानों के खिलाफ हुआ था
एंड सुल्तान मोहम्मद लोदी, सुल्तान नुसरत शाह अंडर सुल्तान नुसरत शाह एंड बाबर वॉन द बैटल, और बाबर ने इस बैटल को जीता था। तो ये तीसरा बैटल माना जाता है, बैटल ऑफ घाघरा, जो बाबर के साथ हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे हुमायूं, उनको शासन की बागडोर दी गई। वास्तव में जो मुग़ल साम्राज्य था वो पूरी तरह से कैसा था कि वहाँ पर सक्सेसर के रूप में जो शासक होते थे उनके बेटों को नियुक्त कर दिया जाता था। 1530 में यह साम्राज्य स्थापित हुआ। हुमायूं का सक्सीड हिज फादर बाबर एज रूलर ऑफ द मुग़ल टेरिटरीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुमायूं को 1530 में हुमायूं को शासक बनाया गया एज ए सक्सेसर ऑफ हिज फादर बाबर। इन 1533 हुमायूं फाउंडेड दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की थी, जिसको सिक्स सिटी ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। सिक्स सिटी ऑफ दिल्ली भी इसको कहा जाता है और इसको दीन पनाह का नाम भी दिया जाता है। और इसको स्थापित किया गया था 1533 में। दीन पनाह नाम से इसको जाना जाता था। हुमायूं को किन किन बैटल्स का सामना करना पड़ा था? बैटल ऑफ चौसा in 1539 and Battle of Kannauj in 1540. हुमायूं मेट शेरशाह इन द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह के साथ उनका युद्ध हुआ था एंड नियर बक्सर के समीप, एंड शेरशाह विन द बैटल, और जो शेरशाह सूरी थे वो बैटल जीत गए एंड हुमायूं एस्केप टू आगरा, और हुमायूं को आगरा जाना पड़ा। हुमायूं रिटर्न टू आगरा, ही यूनिटाई विद हिज ब्रदर एंड मर्चेंट्स टू मीट शेरशाह। उसके बाद हुमायूं ने फिर संगठित की अपनी सेना को अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर, और शेरशाह के साथ बैटल ऑफ कन्नौज किया था 17 मई 1540 में। लेकिन इस बैटल में शेरशाह सूरी जो थे वो वॉन हो गए थे एंड स्टार्ट रूलिंग ओवर आगरा एंड दिल्ली, और उन्होंने शासन संभाला था आगरा का और दिल्ली का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं को भी अपने राज्य में संघर्षों का सामना करना पड़ा था। बैटल ऑफ सरहिंद का जो युद्ध था, शेरशाह सूरी हैज़ डाइड इन 1545। शेरशाह सूरी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 1545 में, और उनके जो सक्सेसर थे इस्लाम शाह के नाम से उनको जाना जाता था, डाइड इन 1554। Later on, Sikandar Shah Suri became the Sultan of Delhi after overthrowing Ibrahim Shah Suri. इब्राहिम शाह सूरी को बाहर निकालने के बाद सिकंदर शाह सूरी शासक बने थे दिल्ली के। द मुगल एम्परर हुमायूं गैदर्ड ए वास्ट आर्मी एंड रीटेक द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इस तरह से जो हुमायूं थे उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना को रीटेक किया और दिल्ली पर आक्रमण करके दोबारा से उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। हुमायूं फाइट एट द बैटल ऑफ सरहिंद on 22 June and 1555 and the armies of सिकंदर शाह सूरी was defeated, और सिकंदर शाह सूरी की जो सेना थी उसको हरा दिया गया। हुमायूं रीस्टैब्लिश हिज एम्पायर ओवर इंडिया, और इस तरह से हुमायूं ने अपने साम्राज्य को रीस्टैब्लिश किया, यानी पुनः स्थापित किया था भारत में। यह बताता है कि हुमायूं ने किस तरह से अपने संघर्ष को जारी रखा था। एंड 1 जनवरी 1556 हुमायूं डाइड, ही फॉल फ्रॉम दीन पनाह स्टेयर्स। दीन पनाह स्टेयर्स इनकी लाइब्रेरी की स्टेयर्स मानी जाती हैं, जिस लाइब्रेरी को शेर मंडल का नाम भी दिया जाता है। हुमायूं जो थे बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन थे, और वो अपना सारा फ्री टाइम जो होता था उसको बुक्स पढ़ने में इन्वॉल्व किया करते थे। और एक बार ये लाइब्रेरी की स्टेयर से उतर रहे थे, जिसको दीन पनाह स्टेयर्स भी कहा जाता है और शेर मंडल भी उसको नाम दिया जाता था, तो वहाँ से वो स्टेयर से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी वाज बॉर्न एज फरीद खान। शेरशाह सूरी का जो जन्म का नाम था वो फरीद खान के नाम से जाना जाता था। एंड सासाराम इन द स्टेट ऑफ बिहार इन इंडिया, उनका जन्म हुआ था सासाराम में, स्टेट ऑफ बिहार इन इंडिया। शेर खान फ्लीड फ्रॉम होम एंड स्टार्टेड हिज सर्विस अंडर बाहर खान लोहानी। शेर खान जो थे वो अपने घर से भाग गए थे छोटी उम्र में ही, और
बहर खान लोहानी के साथ काम करने लगे। एंड मुगल गवर्नर ऑफ बिहार, उस समय वो मुगल गवर्नर थे बिहार के। ही किल्ड ए टाइगर, उन्होंने एक टाइगर को मारा था जिसने आक्रमण किया था अचानक से राजा पर, बहर खान के ऊपर। तो उसको उन्होंने मारा था, जिस कारण से उनको अवार्ड दिया गया और शेर खान की उपाधि से सुशोभित किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ बहर खान की मृत्यु के बाद शेर खान कॉन्कर्ड कंप्लीट बिहार, उन्होंने पूरे बिहार को जीत लिया। एंड आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ सूरजगढ़ का युद्ध जीतने के बाद 1534 में शेर खान अटैक बंगाल एंड डिफीटेड गयासुद्दीन शाह, और उन्होंने गयासुद्दीन शाह को भी हरा दिया था युद्ध में। तो इस तरह से जो शेरशाह सूरी थे वो बहुत ही अधिक बहादुर थे और अपनी बहादुरी के लिए वो जाने जाते थे। ऑन 26 जनवरी जून 1539 में शेर खान फेस्ड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा एंड डिफीटेड हिम, उन्होंने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में हराया था। देखो हुमायूं के साथ जो युद्ध था शेर खान का, वो 3 फेजेस में जाना जाता है। हुमायूं का जो शासनकाल था वो कंटिन्यूसली संघर्षों का रहा युद्ध के रूप में, और शेरशाह सूरी के साथ उनके कंटिन्यूस युद्ध होते रहे 3 फेजेस में। ही डिफीटेड हुमायूं वंस अगेन एट बैटल ऑफ कन्नौज, उसके बाद उन्होंने कन्नौज के युद्ध में भी उसको हराया था, हुमायूं को हरा दिया था। एंड इन मई 1540 एंड फोर्स्ड हिम आउट ऑफ इंडिया, और उसको भारत से बाहर निकाल दिया था। तो इस तरह से शेरशाह सूरी एक दिलेर शासक के रूप में जाने जाते थे। ड्यूरिंग हिज 5 ईयर रूल, उन्होंने 5 ईयर्स का जो शासन किया था 1540 से लेकर 1545 तक, उसमें उन्होंने ही क्या क्या कार्य किए थे। ही इश्यूड द फर्स्ट रुपया, उन्होंने पहला रुपया इशूड किया था। एंड रीऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया, और भारत में पोस्टल सिस्टम की स्थापना की थी। ही फर्दर डेवलप्ड हुमायूंस दीन पनाह, उन्होंने दीन पनाह जो हुमायूं के शासनकाल में दिल्ली के 6 सिटी माने जाते थे जिसको दीन पनाह कहा जाता था, उसको डेवलप किया और उसको शेरगढ़ का नाम दिया। He received the historical city of Patliputra. He revived the historical city of Patliputra. इन्होंने रिवाइव किया, इसको भी संगठित किया। And which had been in decline since the 17th century CE and as पटना, और उसके बाद यह पटना के रूप में जाना जाने लगा। He extended the Grand Trunk Road. उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को भी स्थापित किया था। In the frontier of the province of Bengal in north east India to Kabul in Afghanistan, बंगाल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और काबुल तक इन अफ़गानिस्तान में। और यह जो बड़ा हाईवे होता है ग्रेट हाईवेज़ में मानी जाती है, यह रोड ग्रेट हाईवेज़ में मानी जाती है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी बिल्ट मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने बहुत सारी इमारतों के निर्माण भी कराए थे, जिसमें इंक्लूड किया जाता है रोहतास फोर्ट, नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाना जाता है और ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ही बिल्ट ए न्यू सिटी बहर ऑफ पाकिस्तान इन 1545, उन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया था पाकिस्तान में। ऑफ इनसाइड द सिटी बिल्ट हिस्टोरिकल ग्रैंड शेरशाह सूरी मस्जिद, और एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसको शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी वाज किल्ड ऑन 22 मई 1545, उनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे, उनको मार दिया गया था 1545 में कलिंगजर फोर्ट ऑफ राजपूत बाय सीरियसली वॉन्डेड बाय एक्सप्लोजन ऑफ माइन, यानी जो माइन खदानें होती हैं उनमें ग्रेट एक्सप्लोजन के साथ उनकी हत्या हुई थी। ही वाज सक्सीड बाय हिज सन, उसके बाद उनके जो बेटे थे सिकंदर शाह सूरी के द्वारा शासन की बागडोर संभाली गई थी। तो इस तरह से जो शेरशाह सूरी का साम्राज्य माना जाता है वह भी संघर्षों का माना जाता है। अकबर 1556 टू 1605 तक का समयकाल इनका माना जाता है। अकबर सक्सीड हिज फादर हुमायूं, यह हुमायूं के बेटे थे, और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता का जो राज्य का भार था वो संभाला था।
क्योंकि वो उस समय केवल 13 ईयर्स के थे। हमने जाना था जो हुमायूं थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, स्टेयर्स से गिरने से हुई थी। उस समय अकबर की जो एज थी वो केवल 13 ईयर्स थी। तो छोटी एज में ही उनको शासन की बागडोर संभालनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत अधिक छोटे थे, एज के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटे थे। तो बैरम खान जो थे वो उनको हेल्प किया करते थे शासन की देखरेख के लिए। ड्यूरिंग हिज रूल मुगल एम्पायर ट्रिपल्ड इन साइज, लेकिन अकबर एक इतने कुशल शासक थे कि उनके शासनकाल में जो मुगल एम्पायर था वो साइज और वेल्थ दोनों में 3 गुना तरक्की कर चुका था। ही क्रिएटेड ए पावरफुल मिलिट्री, उन्होंने एक पावरफुल मिलिट्री की स्थापना की। एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, एक प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक सुधार को भी डेवलप किया। द फाउंडेशन ऑफ मल्टीकल्चर एम्पायर, उन्होंने स्थापना की थी एक मल्टीकल्चर एम्पायर की, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर शासन में वर्क करते थे। अकबर पुट दीन इलाही, उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में, इंटेंडेड टू मर्ज द बेस्ट एलिमेंट ऑफ रिलीजियंस ऑफ हिज एम्पायर। अपने राज्य में धर्म को, सभी धर्मों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इस दीन इलाही पंथ की स्थापना की थी और सभी धर्मों को वो समान दर्जा देते थे। सभी त्योहारों को मिलकर मनाते थे, चाहे वह हिंदू फेस्टिवल्स हो या मुस्लिम फेस्टिवल्स हों। ही defeated in battles of Chausa and Kannauj in 1539 by the force of शेरशाह की जो सेना थी उसके द्वारा उनको हरा दिया गया था। द मुगल एम्पायर फ्लीड वेस्ट वार्ड टू सिंध, जिसके कारण जो हुमायूं थे वो सिंध की ओर चले गए थे। देयर ही मेट द एंड मैरिड द हमीदा बानो बेगम, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी हमीदा बानो बेगम से। अकबर was born the next year on 15 October 1542 after defeating succession of शेरशाह सूरी's son, शेरशाह सूरी के जो सन थे इस्लाम शाह, उनको हराने के बाद हुमायूं रिकॉन्कर्ड दिल्ली इन 1555, उन्होंने दोबारा से दिल्ली को जीता था 1555 में। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद ही जब हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर सक्सीड हुए शासन पर, वाइल इन द मिडेस्ट ऑफ वार, तो उस समय पर मध्यकाल चल रहा था युद्ध का सिकंदर शाह के खिलाफ, टू रिक्लेम द मुगल थ्रोन, और वो क्या पाना चाहते थे, मुगल थ्रोन यानी मुगल सिंहासन को वो पाना चाहते थे। बाय 1559 द मुगल हैड लॉन्च्ड ए ड्राइव टू द साउथ इनटू राजपूताना एंड मालवा, उन्होंने लॉन्च की थी एक ड्राइव को राजपूताना और मालवा के साथ मिलकर। इन 1560 अकबर आर्मी इन्वेडेड मालवा, उन्होंने अकबर की जो सेना थी 1560 में उन्होंने मालवा और अफगान रूलर्स पर आक्रमण किया। बाज बहादुर वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ सरंगपुर, और जो बाज बहादुर थे सरंगपुर के युद्ध में उनको हरा दिया गया था। अकबर क्रिएटेड हिज रूल ओवर सेंट्रल इंडिया, और उन्होंने अपना जो शासन था वो इस्टेब्लिश कर लिया था सेंट्रल इंडिया पर। मुगल रूल ओवर नॉर्थन इंडिया, उसके बाद मुगल्स का जो शासन था वो नॉर्थन इंडिया पर भी देखा जा सकता था। एंड अटेंशंस टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना, और टर्न हिज अटेंशन, उसके बाद अकबर का जो ध्यान था वो पूरी तरह से राजपूतों को हराने की ओर निर्धारित हो गया था। बिगिनिंग इन 1561, जैसे जैसे 1561 की शुरुआत हुई, मुगल्स एक्टिवली एंगेज द राजपूत्स इन वारफेयर एंड डिप्लोमेसी, उन्होंने पूरी तरह से एंगेज कर दिया था राजपूतों को युद्ध में। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स हैड सबमिटेड टू द मुगल्स, और इसका रिजल्ट ये रहा, परिणाम ये रहा कि मोस्ट ऑफ जो राजपूत किंग्स थे वो सबमिट हो गए थे मुगल शासन में। ओनली द क्लान्स ऑफ मेवार कंटिन्यू टू रेसिस्ट, जो केवल मेवार ऐसा राज्य था जहाँ पर अभी भी संघर्ष जारी था। अन्य शासक जो थे राजपूतों के वो पूरी तरह से मुगल शासन में सम्मिलित हो गए थे। इन 1559 मुगल हैड लॉन्च टू द साउथ इनटू राजपूताना एंड मालवा। Akbar army invaded Malwa and Afghan ruler Baz Bahadur was defeated at the Battle of Sarangpur. Thus Akbar created his rule over Central India. इस तरह से उन्होंने सेंट्रल इंडिया पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। Having established Mughals rules over northern India, Akbar turned his attention to the conquest of Rajputana. हमने अभी पढ़ा इसको, राजपूतों पर अपनी
पूरी तरह से उन्होंने अटेंशन निर्धारित कर दिया था राजपूतों को हराने के लिए। उदय सिंह द सन एंड सक्सेसर, जो उदय सिंह थे राजपूतों के मेवाड़ के सक्सेसर माने जाते थे। प्रताप सिंह वाज लेटर डिफीटेड बाय द मुगल्स एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह जो थे, उनको हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल्स के द्वारा हरा दिया गया था। 1576 में अकबर वुड सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपुताना बाय लाइंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल। उन्होंने एक नई कैपिटल के रूप में फतेहपुर सीकरी को लॉन्च किया था, इस्टेब्लिश किया था, और इस तरह से अपने साम्राज्य में राजपूतों को शामिल करने की उनकी कोशिश चलती रही थी। अकबर्स नेक्स्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वर टू कॉन्क्वेस्ट गुजरात एंड बंगाल। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो था गुजरात और बंगाल का, विच कनेक्टेड इंडिया विद द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये दोनों प्लेसेस ऐसे थे जो भारत को एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करते थे थ्रू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रेस्पेक्टिवली, यानी अरेबियन सी से और वे ऑफ बंगाल से। इन 1573 ही हैड ड्राइवन आउट मिर्जाज हु वर रूलिंग ओवर गुजरात। बाय 1573 he had driven out मिर्जाज established his authority over गुजरात। उन्होंने वहाँ से मिर्जाज से उनको हटा दिया था और गुजरात पर भी अपनी अथॉरिटी स्थापित की थी। अकबर रिटर्न टू फतेहपुर सीकरी वेयर ही बोल्ट बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी आ गए और वहाँ पर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की। अकबर हैड नाउ डिफीटेड मोस्ट अफगान रेजिमेंट। उन्होंने इस समय तक पावरफुल शासक के रूप में बहुत सारे अफगानों को हरा चुके थे वो, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन 1574 द मुगल सीज्ड पटना फ्रॉम दौलत खान हु फ्लीड टू बंगाल, और वह बंगाल भाग गया था वहाँ से। द मुगल आर्मी वाज सब्सिक्वेंटली विक्टोरियस एट द बैटल ऑफ तक्रॉय in 1575 which lead to the annexations of Bengal and parts of Bihar. Daulat Khan was later captured and executed by Mughal force. वहाँ पर जो दौलत खान था उसको बंदी बना लिया गया था मुग़ल शासकों द्वारा, मुग़ल फोर्स द्वारा। Following his conquest of Gujarat and Bengal, अपनी जीत को फॉलो करते हुए गुजरात और बंगाल में, इन अगस्त 1581 अकबर सीज्ड काबुल एंड टुक अप रेजिडेंट एट बाबर्स ओल्ड सिटाडेल, और वहाँ पर उन्होंने अपना नया रेजिडेंस प्लेस स्थापित किया था रेजिडेंट के रूप में। अकबर्स देन स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स सिंध। उसके बाद उनका जो अटेंशन था वो सिंध की ओर चला गया था। द आउट नंबर्स मुगल्स फोर्स डिफीटेड द सिंधी फोर्स। उसके बाद उन्होंने सिंधी फोर्स को हराया था इन बैटल ऑफ शेवान। आफ्टर सफरिंग फर्दर डिफीट्स, जानी बेग रूलर ऑफ सिंध, जो सिंध के शासक थे, सरेंडर्ड टू द मुगल्स। उन्होंने मुगल शासकों के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने शासनकाल में, अकबर सेट अबाउट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर लैंड रिवेन्यू बाय अडॉप्टिंग ए सिस्टम। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे सुधार कार्य भी किए थे। उन्होंने रिवेन्यू सिस्टम को सुधारने का काम किया। अकबर ओपन इबादत खाना, उन्होंने इबादत खाना ओपन कराए थे। एज वेल एज ऑल रिलीजियस एज वेल एज आर्थियर्स। अकबर्स दीन इलाही वाज टू ब्रिंग ऑल रिलीजन। दीन इलाही पंथ की सहायता से वो सभी धर्मों को एक साथ लाना चाहते थे। अकबर प्रैक्टिस सेवरल हिंदू कस्टम्स, वो बहुत सारे हिंदू त्यौहार भी मनाते थे, जैसे दिवाली हो गया। ब्राह्मण प्रिस्ट को भी वो बहुत अधिक सम्मान देते थे। ऑन 3 अक्टूबर 1605 में जो अकबर थे वो बहुत अधिक बीमार हो गए थे और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर कम टू द थ्रोन इन 1605। उनके बाद जहांगीर को शासन पर बैठाया गया था। जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर एंड हरकाबाई। हरकाबाई भी एक राजपूत स्त्री थी जिसको जोधा अकबर के नाम से भी जाना जाता था।
राजपूतों के साथ उनके मैट्रिमोनियल संबंध यानी वैवाहिक संबंध भी स्थापित थे। अर्ली नेम ऑफ जहांगीर वाज सलीम, उनका प्रारंभिक नेम था सलीम, और अकबर कॉल्ड हिम शेख बाबा, और अकबर उनको शेख बाबा कहते थे अपने समय काल में। ही मैरिड मेहरुनिसा, उनकी शादी जो हुई थी मेहरुनिसा से हुई थी, वो एक अफगान विडो थी। एंड ही गेव हर द टाइटल नूर महल, और उन्होंने उसको नूर महल, नूर जहाँ भी उसको कहा जाता था, लाइट ऑफ पैलेस और लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड पदूशा बेगम, और पदूशा बेगम भी उनको कहा जाता था, यानी उन्होंने अलग अलग नामों से उनको बुलाते थे वो। इन 1606 जहांगीर एग्जीक्यूटेड फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव बिकॉज ही हेल्प्ड जहांगीर सन्स प्रिंस खुसरो टू रिबेल अगेंस्ट हिम। जहांगीर ने एग्जीक्यूटेड कर दिया था, बाहर निकाल दिया था अपने शासनकाल में सिख गुरु को, फिफ्थ सिख गुरु को, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे खुसरो की उनके खिलाफ जो विद्रोह था उसमें उनकी मदद की थी। खुसरो जो थे वो हमेशा अपने पिता के विद्रोह में रहते थे। जहांगीर रिसीव्ड विलियम हॉकिंस एज एनवी ऑफ किंग्स जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड हु रीच्ड इंडिया टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया। जहांगीर ही वह पहले मुगल शासक माने जाते हैं जिन्होंने भारत में ब्रिटिशर्स को एज ए ट्रेडर्स निमंत्रण दिया था। जहांगीर डिफीटेड महाराजा अमर सिंह हु वाज द सन ऑफ महाराणा प्रताप, उन्होंने हराया था महाराजा अमर सिंह को जो महाराजा प्रताप के बेटे थे। जहांगीर बिल्ट शालीमार एंड निशांत गार्डन, उन्होंने शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन की स्थापना कराई थी इन श्रीनगर। शाहजहां वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी, शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 में हुआ था लाहौर में। हिज मदर वाज जगत गोशन, उनकी मदर का नाम जगत गोशन था, और उनका चाइल्डहुड का जो नेम था वो खुर्रम था। ही मैरिड टू अंजुमन बानो बेगम, उनकी शादी अंजुमन बानो बेगम से हुई थी, जिसको बाद में हम सब मुमताज़ महल के नाम से जानते थे। शाहजहां डिस्ट्रॉयड द पोर्तुगीज सेटलमेंट्स एट हुबली, उन्होंने पोर्तुगीज जो सेटलमेंट्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी पोर्तुगीज़ का जो साम्राज्य था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इन 1631 में। शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो शाहजहां का समय काल था उसको गोल्डन एज माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स का निर्माण कराया था। ताजमहल उसमें प्रमुख मानी जाती है, जो उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की मेमोरी में कंस्ट्रक्ट कराई थी। इट टुक 22 ईयर्स टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर, इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 22 ईयर्स का समय लगा था। और जो ये इमारत है वह बहुत अधिक रूप से पर्शियन आर्किटेक्ट से प्रभावित है, पर्शियन कला का इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। इन 1639 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट का निर्माण कराया, जिसमें दो मेन प्रमुख टर्म के रूप में जाने जाते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम जनता के लिए कंस्ट्रक्ट कराया गया हॉल था, और दीवाने खास में वह मीटिंग किया करते थे अपने प्राइवेट यानी खास मेंबर्स के साथ, खास मंत्रियों के साथ, और देश की जो अपने साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था होती थी उसके बारे में डिस्कस किया करते थे। उन्होंने पिकॉक थ्रोन, फेमस पिकॉक थ्रोन का निर्माण कराया था, जिसमें कोहिनूर डायमंड को लगवाया गया था। द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया, पुर्तगाली जो थे उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में ही भारत में यूरोपियन पेंटिंग को डेवलप किया था। शाहजहां वाज इंस्पिरेशंस बाय हिज सन औरंगजेब, औरंगजेब से वो बहुत इम्प्रिजन यानी जो औरंगजेब थे अपने पिता को उन्होंने शासन पाने के लिए जेल में डाल दिया था। हिज डॉटर जहानारा वाज ऑल्सो केप्ट इन प्रिजन अलॉन्ग विद, और उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी जहानारा, उसको भी औरंगजेब ने अपने पिता के साथ आगरा फोर्ट में जेल में रखा था। फ्रेंच ट्रैवलर बैरनियर्स और अन्य तावरियर, इनके द्वारा अपनी पुस्तक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिज फादर एंड मेड हिमसेल्फ पदूषण, और उन्होंने अपने पिता को जेल में बंदी बनाकर स्वयं को शासक निर्धारित कर दिया था शाहजहां के स्थान पर, और अपने भाइयों के साथ भी, अपने बड़े भाइयों को भी उन्होंने हत्या कर दी थी शासन के लिए। मुगल शासन कैसा था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे कि कैसा था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन उस समय पर उनके शासनकाल में। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमिगेनिचर्स, वह प्राइमिगेनिचर्स
उस पॉलिसी में बिलीव नहीं करते थे। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉपरेंसी इनहेरिटेंस उत्तराधिकारी प्रथा में बिलीव करते थे, यानी कि पिता के मृत्यु के बाद बेटे को ही शासन दिया जाता था। द मुगल्स रूलर्स कैंपेन्स अगेंस्ट दोज रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और मुगल शासक जो थे वो हमेशा उन शासकों को की अथॉरिटी को अस्वीकार करते थे जो उनके खिलाफ थे। एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते चले गए, अन्य रूलर्स जो थे उस समय काल में, उन्होंने सबने उनके शासन में उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, जैसे कि राजपूत। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे शासक थे मुगल शासक में जिन्होंने मुगल राजपूत डॉटर्स के साथ, यानी राजपूतों की लड़कियों के साथ शादियां की थी। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मुगल्स डिफीटेड दैम येट ट्रीटेड दैम ऑनरेबली, मुगल्स ने उनको युद्ध में हराया लेकिन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उनको जहागीरें देकर, लैंड्स देकर उनको अपने शासन में सम्मिलित किया था। दिस पॉलिसी इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड, उनकी इसी पॉलिसी के कारण जो मुगल साम्राज्य था वो फैलता चला गया, एक्सटेंड होता चला गया। बट सच पॉलिसी कुड नॉट बी कंटिन्यूड टिल द रूल ऑफ औरंगजेब, लेकिन यह पॉलिसी औरंगजेब के शासनकाल के बाद कंटिन्यू नहीं रह सकी। औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, उन्होंने शिवाजी की इंसल्ट की, एंड कम टू एक्सेप्ट मुगल्स अथॉरिटी व्हेन ही कम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब शिवाजी मुगल साम्राज्य की अथॉरिटी को स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनकी इंसल्ट की थी। दिस इंसल्ट हैड डिसॉस्ट्रियस कॉन्सिक्वेंस, और यही वजह थी कि जो मुगल साम्राज्य था फिर वह धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू हो गया था। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे जैसे एम्पायर बढ़ रहा था, encompass different region, the मुगल recruits diverse bodies of peoples, उनके सामने बहुत सारी विभिन्नता भी अलग अलग पीपल्स के रूप में मौजूद थी। नॉट ओनली, जैसे कि तुर्किश, अफगान्स, राजपूत, मारथाज, मुस्लिम्स जॉइन मुगल्स सर्विस एज मनसबदार्स, इन सब ने मनसबदार्स के रूप में मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था। मनसबदार क्या होते हैं? वो व्यक्ति जिसको रैंक के आधार पर जागीरें दी जाती हैं, मनसब, सूबे सौंप दिए जाते हैं, उनको मनसबदार्स कहते हैं। मनसबदार मीन्स टू इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब, जिनको मनसब यानी एक रैंक मिल जाती है, एंड ग्रेडिंग सिस्टम फिक्स होता है रैंक के रूप में और सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में। रैंक एंड सैलरीज वाज डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट, जो उनकी वैल्यू निर्धारित होती थी उसको जट कहा जाता था। एंड हाईएस्ट जो जट रैंक होती थी, हायर रैंक होती थी, उसमें वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट, सबसे ऊंचा दर्जा दरबार में, एंड लार्जर इन सैलरी, और उसकी जो सैलरी भी होती थी वो सबसे अधिक निर्धारित होती थी। इन हिज मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज द मनसबदार हैड टू केप्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार ऑफ कैवलरी मैन, जो मनसबदार होते थे उनको विशेष घुड़सवार दिए जाते थे। He bought his cavalrymen for review, got them registered and their horses branded and received money to pay them as salary, और उन सैलरी के रूप में वो मनी को रिसीव करते थे। तो इस तरह की अथॉरिटीज़ मनसबदार्स को दी जाती थी। द सैलरीज ऑफ मनसबदार वर द रिवेन्यू असाइन कॉल्ड जागीर्स, और जो उनकी सैलरी होती थी वो पैसों में नहीं जागीर्स के रूप में होती थी। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट रिसाइड्स और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, लेकिन जो बहुत सारे मनसबदार थे वो अथॉरिटीज़ को, जो अपनी अथॉरिटीज़ होती थी जागीर की, उनको सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाए। देयर सर्वेंट्स कलेक्ट द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स, जो उनके नौकर होते थे वो कलेक्ट करते थे रिवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड मनसबदार्स देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो मनसबदार्स होते थे वो अपने आप को लगाए रखते थे दूसरे देश के अन्य हिस्सों में सेवाओं में लगाए रखते थे। इन अकबर्स रीजन जागीर्स वर केयरफुली असेंडेड, अकबर के शासनकाल में जो जागीरें सौंपी गई वो बहुत केयरफुली सौंपी गई थी। देयर रिवेन्यू वर रेगुलरली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, और जो उनकी रिवेन्यू सिस्टम होती थी यानी टैक्स होता था वो लगभग मनसबदार की सैलरी के बराबर होता था। बट बाय द औरंगजेब रूल, लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब का शासनकाल आया, द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम, जो रिवेन्यू सिस्टम था, रिवेन्यू टैक्स अमाउंट थी वो
जो ग्रांटेड सम थी उससे भी नीचे वसूल किया गया था। इन नंबर ऑफ मनसबदार ऑल्सो इंक्रीज, मनसबदार तो इंक्रीज होते चले गए, उनकी संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन जहांगीरें ख़त्म होती चली गई, जहांगीरों की जो संख्या थी वो कम रह गई। ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स वाज फेल्ट, अब जागीर्स की जो कमी थी वो महसूस होने लगी थी। जागीरदार्स और मनसबदार्स ट्राई टू गेट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल, अब जागीरदार्स और मनसबदार अपना मनमाना रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। एंड औरंगज़ेब वाज अनेबल टू कंट्रोल, और औरंगज़ेब उनको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थे। देयरफॉर द पीसेंट्री सफर्ड अलॉट, लेकिन इस व्यवहार के कारण सबसे ज़्यादा दबाव किस पर पड़ रहा था? किसानों पर पड़ रहा था। किसानों को यह दबाव फेस करना पड़ रहा था और मुगल शासन पतन की ओर जा रहा था। कंटिन्यू। टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ पीसेंट्री वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल स्टेट, मुगल स्टेट का मेन सोर्स जो माना जाता था, जो किसानी प्रोडक्ट्स होते थे, किसानों के द्वारा निर्मित किए जाते थे, उन पर जो टैक्स लगता था वही माना जाता था। द पीसेंट पेड टैक्स थ्रू द रूरल एलिट्स, जो निर्धारित टैक्स था वह किसानों से वसूला जाता था। ऑल दीज इंटरमीडिएट्स वर कॉल्ड जमींदार्स, और जो इस टैक्स को वसूल करते थे उनको जमींदार कहा जाता था, यानी जमींदारों के थ्रू किसानों से टैक्स लिया जाता था। ए सर्वे ऑफ क्रॉप्स यील्ड, इसके लिए पहले पूरी क्रॉप्स का सर्वे किया जाता था कि कितनी क्रॉप्स होगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो टैक्स था वो निर्धारित किया जाता था। और यह टैक्स सिस्टम कौन देखता था? यह टैक्स सिस्टम टोडरमल के द्वारा देखा जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, सर्वे के हिसाब से, क्रॉप्स के हिसाब से कैश निर्धारित किया जाता था। ईच प्रोविज़न वाज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू सर्किल्स, और सभी प्रोविजंस को रिवेन्यू सर्किल्स में डिवाइड किया गया था विथ इट्स ओन रिवेन्यू रेट्स, अपने अपने रेट्स पर, इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स, यानी फसलों के मुताबिक उनका रिवेन्यू डिवाइड किया गया था। दिस रिवेन्यू सिस्टम नॉन एज जब्त, और इस रिवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता था। एंड वाज प्रिविलेंटेड इन दोज एरिया, और वहाँ पर लागू किया जाता था जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्वे द लैंड एंड कीप अकाउंट, जहाँ पर लैंड का सर्वे किया गया था और उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल्स इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, लेकिन इस तरह का रिवेन्यू सिस्टम लागू नहीं हो पाया, कहाँ पर? गुजरात और बंगाल में। In some areas, the zamindar rebelled due to the exploitations by the Mughal administrators. लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर ज़मींदारों का भी विद्रोह मुग़ल शासन के खिलाफ हो गया था, क्योंकि उनको भी शिकायतें होने लगी थी मुग़ल साम्राज्य से। इन सम केसेस द पीसेंट्स ऑफ द सम कास्ट जॉइन द ज़मींदार, और ज़मींदारों के विद्रोह के साथ साथ किसान भी उनके साथ शामिल हो गए थे, और इस तरह से मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो औरंगज़ेब का शासनकाल था उसमें किस तरह से मुग़ल शासन का अंत होना शुरू हो गया था। स्टूडेंट्स, ये आपका मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर हमने केवल 6 ग्रेट मुग़ल्स की बात की है। उनके बाद के जो शासक थे मुग़ल शासक थे, उनको लेटर्स मुग़ल्स के नाम से जाना जाता है, जो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जानोगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।